गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में एक और वीडियो लेके आए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 2 की। पिछले पार्ट में हमने समझा था इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। और हमने जो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने आपको रिएक्शन विद ऑक्सीजन समझाया था, रिएक्शन विद H2O समझाया था कैसे इनके रिएक्शन होता है, कैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्या बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, सब कुछ समझाया था। इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि बाकी के बचे हुए 2 रिएक्शंस के बारे में, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस के बारे में, और फिर नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी समझाएंगे। उसके साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में भी आपको समझाने वाले हैं, कैसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, मेटेलिक कंपाउंड्स, जिनका यूज हम प्रैक्टिकल यूज क्या क्या होते हैं। उसके साथ हम आपको कोरोजन के बारे में भी समझाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेटल में कैसे कैसे कोरोजन होता है, क्या रस्टिंग होती है, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जानना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। तो हमने पिछली क्लास में समझा था कि मेटल्स का जो रिएक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल के रिएक्शंस के बारे में समझा था। हमने बात करी थी कि 4 तरीके के रिएक्शंस होते हैं। मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यानी कि जब मेटल्स को गर्म कर दिया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो क्या कंपाउंड्स फॉर्म होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाए, तो उसको कहते हैं मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फिर मेटल रिएक्शन विद वाटर, जब वो किसी चीज को मेटल को पानी के अंदर रख दिया जाता है तो कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है ना। फिर मेटल, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेटल का रिएक्शन एसिड्स के साथ और मेटल्स का रिएक्शन बेसिस के साथ। ठीक है। और इसके साथ हम बीच में थोड़े डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी समझेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने अब तक क्या समझा था, हमने समझा था कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। और जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं। उनका जो नेचर होता है वो एल्कली होता है, जो पीएच लेवल होता है वो उनका बेसिक होता है। और जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ, तो वो फिर से जो ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। जब वाटर के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, और बाय प्रोडक्ट में हमारी H2 गैस निकलती है। H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस जिसका ना ही कोई रंग होता है, ना ही कोई स्मेल होती है, और बहुत ही एक्सप्लोसिव होती है ये गैस, पॉप पॉप करके जलती है। इसी का यही कारण होता है कि जो हमारी सोडियम और पोटेशियम होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स हैं हमारे, वो पानी में जाते साथ ही पानी में आग लगा देते हैं, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, जो ठंडे पानी में भी जाके आग लगा देते हैं, क्योंकि ये इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमारी हाइड्रोजन गैस वैसे ही बहुत एक्सप्लोसिव होती है, और हीट के कारण वो उसमें स्पार्क लग जाता है और जल जाती है। जो हमारा कैल्शियम होता है वो भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है, के साथ रिएक्शन करता है, पर वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं होता है, इतना विग्रस नहीं होता है उसमें, जो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलती, इतनी हीट नहीं निकलती, इसलिए आग नहीं लगती है हमारे कैल्शियम में। सिर्फ सोडियम और पोटेशियम में ही आग लगती है। फिर आज की क्लास में हम एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जिससे पहले हम एसिड को समझें, हमने आपको पहले ही बताया था कि इन रिएक्शंस को, मेटेलिक रिएक्शंस को समझने के लिए आपको मेटेलिक रिएक्टिविटी टेबल याद करनी पड़ेगी, कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। ये पूरा जो सिक्वेंस है आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपको वाटर का और एसिड का समझना है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके रिएक्शन विद वाटर के या फिर रिएक्शन विद एसिड के साथ, तो आपको ये टेबल समझनी जरूरी है। खासकर इन हमारे जो मेटेलिक के पोजीशन है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या है, ये समझना आपके लिए जरूरी है, याद रखना जरूरी है। तो हमारी टेबल की बात अगर हम करें, तो इसमें सबसे पहले हमारी Na आता है, ये सबसे पहले पोटेशियम आता है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हमारा पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, जिंक आता है, आयरन आता है, फिर लेड आता है हमारा, फिर हमारा हाइड्रोजन, फिर हमारा कॉपर,
फिर उसके बाद कॉपर के बाद फिर हमारी जो है मरकरी आती है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है और आखिर में प्लेटिनम आता है। इसको याद करने के लिए हमने क्या राइमिंग बताई थी आपको? हमने बताया था खाना खाना खा मगर आलू जरा फीके पके हैं। ठीक है ना? खाना खा मगर आलू जरा फीके पके हैं। और उसके बाद आपको प्राइस के हिसाब से लगाना है कि जो कॉपर होता है सबसे सस्ता होता है। ठीक है ना? उसके बाद हमारा मरकरी आता है, उसके बाद जो सिल्वर थोड़ा महंगा सा आता है, गोल्ड उससे महंगा होता है और प्लेटिनम सबसे ज्यादा महंगा मेटल होता है। इन सभी मेटल्स में से सबसे ज्यादा महंगा जो हमारा प्लेटिनम होता है। ठीक है? तो ये टेबल आपको याद करनी जरूरी होगी, जब अगर आपको ये आगे जो है रिएक्शंस के बारे में समझना है तो ये टेबल आपको याद करनी जरूरी है। ठीक है? तो हमने तो ये समझा था कि जो पानी के साथ रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो Fe से ऊपर जितने भी मेटल्स होते हैं सबके सब पानी के साथ या फिर स्टीम के साथ, हॉट वाटर के साथ या फिर हॉट स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। सिर्फ ये हमारा जो लेड है और लेड से नीचे वाले जितने भी मेटल्स हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारा जो है एसिड्स के साथ होता है। हम जैसे कि जानते हैं कि जो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड में हमेशा जो है एच जरूर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ नामचीन एसिड्स की, तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा जो है सल्फ्यूरिक एसिड, हमारा नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना? तो ये कुछ फेमस एसिड्स हैं हमारे। ठीक है? हमारा सबसे पहले तो क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और फिर नाइट्रिक एसिड। इनके साथ हम रिएक्शंस इनकी रिस्पेक्ट में समझेंगे सभी मेटल्स के बारे में। ठीक है? तो आप देखते हैं कि जितने भी ये जो हमारे एसिड होते हैं वो वो जो हाइड्रेट होते हैं नॉन मेटल्स के। देखिए ना, क्लोरीन नॉन मेटल है, हमारा सल्फर नॉन मेटल है, हमारा जो नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो जो एसिड होते हैं नेचर में वो कैसे बनते हैं? वो होते हैं हाइड्रेट ऑफ नॉन मेटल। जब नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, किसी भी तरीके से रिएक्ट करते हैं, तब जाके जो हमारे एसिड बनते हैं। ठीक है ना? हाइड्रेट ऑफ नॉन मेटल्स होते हैं। इसीलिए जब हम देखेंगे कि जो एसिड के साथ सिर्फ वही मेटल रिएक्ट करते हैं जो हमारे हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है? जबकि ये कॉपर है, कॉपर भी रिएक्ट कर जाता है पर कॉपर सभी एसिड्स के साथ नहीं करता। कॉपर कुछ के साथ करता है, कुछ के साथ नहीं करता है हमारा रिएक्ट। कॉपर हमारा कुछ एसिड्स के साथ करता है, कुछ एसिड्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये हमारा HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा कॉपर, जबकि हमारा H2SO4 और HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा। और अगर हम मरकरी, गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनम की बात करें तो ये तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ये किसी भी जो है क्योंकि ये किसी भी जो है हाइड्रोजन वाले एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी ही नहीं। क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, जैसे कि अगर हम सोडियम का रिएक्शन करवाएं HCl से तो क्या होगा? तो अब देखिए, सोडियम का रिएक्शन आपने करवाया HCl के साथ, तो हमारा जो सोडियम है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ये सोडियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन के साथ, तो वो इसको हटा के खुद जो है क्लोरीन के साथ चिपक जाएगा और NaCl या फिर कोई भी तरीके का सॉल्ट बनाएगा। इस केस में हमारा NaCl बन रहा है, किसी और मेटल के साथ दूसरा मेटेलिक सॉल्ट बनता है और बाय प्रोडक्ट में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये स्मेललेस होती है, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, स्मेल नहीं होती है। ये जो है कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है और ये पॉप पॉप करके जलती है। ये एग्जाम में अलग अलग तरीके से बार बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना? इसे इस बात को भूले ना। जब भी हमारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं पानी के साथ तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब हमारे जो है हमारे रिएक्ट करते हैं मेटल्स एसिड के साथ तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हमारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, वैसे तो ज़्यादातर मेटल्स जो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, पर कुछ हमारे एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है? अब या फिर जो है कैल्शियम के साथ भी अगर हम करते हैं तो भी यही होता है हमारा, तो ये दूसरे तरीके का सॉल्ट बन जाता, CaCl प्लस H2 निकल जाता हमारा। ठीक है? ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ भी यही होता है, मैग्नीशियम के साथ भी यही होता है अगर ये रिएक्शन होता है। पर अगर हम कॉपर को सल्फ्यू हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल देते हैं
किसी कॉपर की जो है आयरन कॉपर की रॉड को डाल दो, या कॉपर की जो नेल्स होती हैं, कॉपर की यूटेंसिल्स होते हैं, उन सबको डाल दोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कॉपर जो है अपना नेचर बदलेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे सी की जगह Cu होता प्लस HCl होता, और आपसे अब एग्जाम में पूछा जाए कि इसमें बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या निकलेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन में गिवन हो आपको CuCl गिवन हो सकता है, या फिर आपको CuH गिवन हो सकता है, या फिर एक ऑप्शन आपको गिवन होगा नो रिएक्शन। तो आपको लिख के आना है नो रिएक्शन, क्योंकि कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, हमारा जो कॉपर है वो HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है ना, ये इस टाइप के जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना हमारे, जिसमें एक जो है एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है नया सॉल्ट बनाने के लिए, उनको डिस्प्लेस रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम ये भी कहते हैं कि ये रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड भी कह सकते हैं, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा सोडियम है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है, उसकी जगह अपने आप को खुद को फिट कर रहा है और उसको रिलीज कर देता है। और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो जरूरी नहीं है सिर्फ एसिड्स के साथ हो, हमारे किसी और चीज के साथ भी, बेसिस के साथ भी हो सकता है, या फिर किसी और केमिकल के साथ भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और जो कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है सल्फ्यूरिक, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अच्छे से रिएक्ट कर जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनाता है। आपको CuSO4 का जानना जरूरी है कि इसका रंग क्या होता है। जो CuSO4 होता है इसका ब्लू रंग होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत इसके आगे तो मैं आपको एक रिएक्शन बताने वाला हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछी गई है। एनसीईआरटी में भी आपको गिवन है वो रिएक्शन, और जो है आपको बचपन में एक्सपेरिमेंट भी करवाया था, उसको खुद ही प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी करवाए जाते। तो जैसे कि आप जानती हैं कि 9th-10th में आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल हुआ करती थी, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट जो है एक्टिविटीज करवाई जाती थी, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करवाए जाते थे, और ऑब्जर्वेशन, एम, कंक्लूजन, ये सब कुछ लिखने को दिया जाता था। ठीक है ना, आपको याद होगा अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो उनमें से एक जो रिएक्शन है जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है, वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जब आयरन नेल्स को हम जो है कॉपर सल्फाइड में डालते हैं तो क्या निकल के आता है, ये आपसे पूछा जाता है। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन होती है इस रिएक्शन में, इस जो है एक्सपेरिमेंट में। आपको ये पता हो कि जो हमारा CuSO4 है इसका रंग ब्लू होता है, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन होता है आप देखेंगे इसका रंग ब्लू होता है। पर जब हम आयरन नेल्स डालते हैं, जो हमारी लोहे की जो है नेल्स होती हैं, कील होती है, उसको जो है इस सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो जो हमारा आयरन है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, आयरन हमारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस करेगा। ऐसे अगर हम जिंक डालते तो वो भी जो है कॉपर को रिप्लेस कर देता, अगर हम मैग्नीशियम डालते थे तो वो भी कॉपर को रिप्लेस करता और अपना कोई सॉल्यूशन बना लेता। पर जब और अब हमने आयरन डाला है तो ये आयरन रिप्लेस करेगा और हमारा प्रोडक्ट्स निकलेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा ऐसे ये प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे कि जो हमारा आयरन है वो जो है हमारे SO4 के साथ अपना सॉल्यूशन बना लेगा, और बाद में बाय प्रोडक्ट हमारा निकल के आ जाएगा कॉपर का। ठीक है, तो ये कैसे दिखाई देगा कि जो इसका रंग है सॉल्यूशन का रंग बदल जाएगा हमारे ग्रीन में, और जो हमारी आयरन नेल्स हैं उसके चारों तरफ एक कोटिंग हो जाएगी, एक कॉपर की जो है हमारी थोड़ी सी आपको पता ही है कि थोड़ा सा पीला से रंग की कोटिंग हो जाती है आयरन के चारों तरफ। ठीक है ना, तो आयरन नेल्स की आपसे कंक्लूजन पूछा जाए एग्जाम में तो आप लिखेंगे या फिर ऑप्शन में गिवन होगा तो आप सेलेक्ट करेंगे कि जो आयरन नेल है उसके चारों तरफ जो हमारी कॉपर की कोटिंग लग जाएगी, और जो सॉल्यूशन है उसका रंग बदल जाएगा ग्रीन में। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो है हमारा आयरन है उसने जो है कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुका है हमारा, और नया सॉल्यूशन बन गया है जिसका रंग हमें ग्रीन होता है। और जो आयरन के जो ऊपर का सरफेस है
उस पर जो है कॉपर हो गया, क्योंकि जो रिएक्शन हुआ है सिर्फ ऊपरी सरफेस पे हुआ है, पूरा अंदर तक नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपरी सरफेस के जो आयरन थी उसने डिस्प्लेस किया है। अब इसी तरीके से अगर कोई और रिएक्शंस की बात करें हम, कि Au प्लस CuSO4, ठीक है ना। अब आप खुद सोच के देखिए पहले कि इस टाइप में क्या रिएक्शन हो, क्या प्रोडक्ट्स निकलेंगे, क्या बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि AuSO4 निकलेगा और हमारा कॉपर फिर से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस केस में हमारा नो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप आयरन को इस सॉल्यूशन में रखते हो, अगर आप जो है सिल्वर को या गोल्ड को या प्लेटिनम को इस सॉल्यूशन में रखते हो, तो वो वहीं पड़ा रहेगा, बॉटम पे जो है पड़ा रहेगा, उसको जो है बाद में निकाल दो वैसे कि एज इट इज जो है निकल के आ जाएगा, किसी के साथ भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा गोल्ड है और जो हमारी सिल्वर और गोल्ड है, ये सब जो है कॉपर से नीचे पाए जाते हैं, इन ये जो है कॉपर से कम रिएक्टिव होते हैं, ये कॉपर को जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं रिएक्टिविटी के मामले में, ठीक है ना। अब ऐसे ही हमारा जो है, अगर किसी भी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो ऐसे डिस्प्लेस हो जाते हैं हमारे। और जैसे कि मैग्नीशियम का ही अगर कोई सॉल्यूशन हो हमारे पास, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है हमारे पास, Al2O3 है ना। अगर Al2O3 में हम जो है लेड को डाल के देखेंगे, पीबी यानी लेड को डाल के देखेंगे, तो भी हमारा नो रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर हम लेड को जो है हम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर डाल के देखते हैं, या फिर हम जो है अगर कैल्शियम को डाल के देखेंगे, जबकि हम कैल्शियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर के साथ मिला के देखेंगे, तो क्या होगा, तो हमारी जो है कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम अलग सेपरेट हो जाता है और जो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज होता है। जितने भी आपके आयरन और जितने भी आपके जो मेटेलिक ओर्स होते हैं ना, मतलब जो ग्राउंड से आप धरती में से मेटल्स निकालते हो, मिट्टी को छान छान के मेटल्स निकाले जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोद के जो मेटल जो है आपको जो आयरन और निकाले जाते हो, और निकलता है, और जो है ना कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। कभी भी अगर आप आयरन ओर की बात करें, एल्यूमिनियम ओर की बात करें, कैल्शियम ओर की बात करें, तो ये कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, ये हमेशा किसी और मेटल या नॉन मेटल या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ मिलके बने होते हैं, ये जो मिक्सचर में मिलके बने होते हैं। फिर इसमें से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, जो और निकल के आता है हमारे पास, उसको और को पहले तो हम जो मिट्टी विट्टी निकाल देते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन, जो हमारे पास मेटालिक सॉल्यूशन है बस वो बच जाता है। फिर मेटालिक सॉल्यूशन में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। और उस रिएक्शन के जरिए हम जो है अपना जो है प्योर कॉपर या फिर प्योर आयरन निकालते हैं। उसी जो है इसी टेबल को हम खोलते हैं और देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास आयरन का और पड़ा है, या फिर हमारे पास एल्यूमिनियम का कोई और पड़ा है, हमें एल्यूमिनियम चाहिए, तो हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कौन जो है एल्यूमिनियम को अलग कर देगा, एल्यूमिनियम को प्योर कर देगा और उसके अंदर से बची हुई अशुद्धियों को अपने साथ ले लेगा। जैसे कि कैल्शियम है, तो फिर हम और ये भी देखना पड़ेगा कि वो सस्ता भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कैल्शियम है तो कैल्शियम डाल दिया, ठीक है, और जो है एल्यूमिनियम के साथ जो भी इम्प्योरिटीज थी आपकी, मान लीजिए ऑक्साइड की इम्प्योरिटी थी, हाइड्रो ऑक्साइड की इम्प्योरिटी थी, वो सब उसके साथ चिपक के निकल आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एसिड के साथ रिएक्टिविटी की बात, ठीक है। और अगर हम बेसिस के रिएक्टिविटीज की बात करें, मेटल्स का बेसिस के साथ कैसे रिएक्शन होता है, तो ज़्यादातर तो मेटल हमारे बेसिस के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, ज़्यादातर मेटल तो बेस के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। पर इसमें कुछ हमारी एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम और हमारे मैग्नीशियम की। और भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, पर जो जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है। ये दो मेटल्स हैं हमारे, जो जो बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और बेस के साथ रिएक्ट करके भी ये हमारे जो है हमारी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं और एक सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी ये सॉल्ट बनाएंगे, ये नहीं कि कोई बेसिक या एसिडिक सॉल्यूशन बना दिया। ये हमेशा जो हमेशा जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं,
या तो वो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, या कभी भी किसी के साथ भी रिएक्शन हो, उनका हाइड्रोजन के साथ मेटेलिक ऑक्साइड हो, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड्स हो, हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं, हमेशा वो बेसिक होगा। ठीक है ना? अगर आपको कोई भी रिएक्शन गिवन हो एग्जाम में, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी अजीब अजीब सी बातें पूछ रही हैं, तो बस आपको ये दिमाग में याद रखना है कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो हमेशा बेसिक बनाते हैं। जब भी वो कोई कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड का नेचर हमेशा बेसिक या फिर न्यूट्रल होता है। अगर वो कोई सॉल्ट बना रहे हैं तो उसका न्यूट्रल भी हो सकता है, या तो बेसिक या फिर न्यूट्रल होगा, कभी भी एसिडिक नेचर नहीं होता है हमारा। अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं कि नॉन मेटल्स में कैसे रिएक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। नॉन मेटल्स में इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होता, नॉन मेटल्स थोड़े आसान से होते हैं आपके। या फिर ये कह लो कि जो टिपिकल पार्ट होता है वो होता है बेस के साथ रिएक्शन, और वो आपको एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। वो आपको एग्जाम में आपको ये पढ़ाया ही नहीं जाता है, ना ही आपसे पूछा जाता है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही टिपिकल हो जाता है। नॉन बेस हमारे नॉन मेटेलिक का जो है बेस के साथ रिएक्शन कैसे होता है, क्या वो फॉर्म करते हैं, क्या बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो आपको इसलिए पढ़ाया नहीं जाता है। और बाकी तीनों तो बहुत ही ज़्यादा आसान से होते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, हमारे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अगर हम करवाते हैं तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि अगर हम सल्फर गैस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अगर हम सल्फर को जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देते हैं, तो जो गैस निकलती है वो SO2 या फिर SO3 दोनों ही निकल सकती हैं। अगर जो है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जलाते हो तो SO2 निकलती है, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जलाते हो तो SO3 निकलती है। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो SO2 और SO3 में डिफर करते हैं। ठीक है ना? या फिर जो हमारी CO2 हो गई, CO हो गई, ये सब के सब जो है ऑक्सीजन के साथ हमारे नॉन मेटल की एग्जाम्पल हैं। वैसे तो ऑक्सीजन खुद में ही एक नॉन मेटल है, पर ये जो ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, इनको ये बहुत ज़्यादा एबंडेंस में पाए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। इसलिए जितने भी रिएक्शंस होते हैं सबको इनकी टर्म्स में समझा जाता है। ठीक है ना? क्योंकि जो ऑक्सीजन होते हैं बहुत ज़्यादा एबंडेंस में पाई जाती है इन्वायरमेंट में, और हर जगह पाई जाती है। भले ही हमारा नॉन मेटल या मेटल हो, वो कोई भी जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। उसको हम इतनी आसानी से बचा नहीं पाते हैं। जैसे कि हमने समझा था, गैल्वेनाइजेशन से तो बचा लेते हैं हम वैसे, पर वो भी कुछ ही समय के लिए। थोड़े समय बाद ये जो परत होती है जिंक की, ये उतर जाती है और आयरन फिर से जो है रस्ट खाना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनकी क्या नेचर होती है, वो हमारे एसिडिक in नेचर होते हैं। ठीक है ना? जितने भी हमारे जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नेचर में जो है मेटल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में या तो वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। कुछ न्यूट्रल भी होते हैं पर ज़्यादातर एसिडिक होते हैं। जैसे कि अगर हम इधर बात करें तो ये तीनों तो हमारे हो गए एसिडिक, और CO हो गई हमारी जो है बेसिक इन नेचर हो गई। CO मतलब न्यूट्रल नेचर हो गई, बेसिक तो बन ही नहीं सकता। जैसे कि हमने मेटल में बात करा था, मेटल कभी भी जो है हम एसिडिक नहीं बना सकते, सिर्फ वो बेसिक या फिर न्यूट्रल बनाते हैं। ऐसे ही नॉन मेटल का भी सेम केस है। नॉन मेटल कभी भी जो बेसिक नेचर नहीं बनाते हैं, ना तो या तो वो एसिडिक बनाएंगे या फिर न्यूट्रल बनाएंगे। जो हमारे SO2 है, SO3 है, CO2 है, ये सब के सब एसिडिक नेचर होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम CO की बात करें या फिर H2O की बात करें या फिर NO की बात करें, ठीक है ना? या फिर और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सब के सब हमारे न्यूट्रल होते हैं। इनका जो पीएच लेवल होता है ये 7 होता है, जबकि हमारे SO2, SO3, CO2 इनका पीएच लेवल 7 से कम होता है। ये थोड़ा एसिडिक नेचर के होते हैं, जितनी भी हमारी ऑक्साइड होती हैं। अगर वैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाए ना कि आपको कोई भी गैस दे दी जाए, SO3 दे दी जाए, NO दे दी जाए, या फिर कुछ भी दे दी जाए, या फिर N2O भी एक गैस होती है, ठीक है ना, वो भी इसी कैटेगरी में आती है हमारी, N2O दे दी जाए, तो और फिर पूछा जाए इनका नेचर क्या है कि N2O जो है हमारे एसिडिक है या बेसिक है। तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में ऐसा है तो आपको कैसे ढूंढना है। सिंपल सी बात है कि अगर एक नॉन मेटल जो है दो ऑक्सीजन के एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो वो एसिडिक होगा, और अगर सिर्फ
एक ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो वो न्यूट्रल होगा, उसका पीएच 7 होगा। ठीक है ना? ऐसा कोई नियम नहीं है, ये मैं आपको अपनी तरीके से शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जितने भी जो है हमारे नॉन मेटल्स ऑक्साइड होते हैं, जो सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्डिंग बनाते हैं, वो हमेशा न्यूट्रल देखे जा रहे हैं। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसे केमिस्ट्री में फॉर्मूला नहीं है। और जितने भी हमारे एक से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, एक से ज़्यादा ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, वो देखे गए हैं कि वो सब के सब एसिडिक हो रहे हैं। ठीक है? तो ये हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, ठीक है? कि अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी गिवन हो जाए, उसका नेचर पूछा जाए कि आपको N2O का क्या नेचर है या फिर CO3 का क्या नेचर है, तो उसका आपको बता सकते हैं। और अगर आपको पूछा जाए किसी मेटल का, मेटल ऑक्साइड पूछा जाए तो फिर तो सोचना ही नहीं है, सीधा लिख के आ जाइए जो है बेसिक नेचर होगा। मेटेलिक ऑक्साइड मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, हमेशा जो है वो बेसिक नेचर होते हैं। और जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल वाले मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, एसिडिक वाले भी मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। अब नॉन मेटल का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन की बात करें, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये एकदम ही ध्यान से एक बारी में आप समझ लीजिए, कोई भी नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो अगर हम सल्फर का रिएक्शन करवाएं H2O के साथ, तो हमारा नो रिएक्शन आ जाएगा, जीरो रिएक्शन, नो बाय प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट। ठीक है? तो कोई भी हमारा जो है नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यही कारण होता है जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, उनको पानी के अंदर रखा जाता है स्टोरेज के लिए, ताकि किसी भी तरीके से वो जो किसी और चीज के साथ रिएक्ट ना करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें। इसलिए हम नॉन मेटल्स को हम पानी के अंदर रखते हैं, जिससे वो जो है प्रिजर्व रहे, कोई भी उनमें जो है अनवांटेड कंपाउंड्स ना बना दें। ठीक है? अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो फास्फोरस है। जो हमारा फास्फोरस है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और फास्फोरस जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, इतना रिएक्टिव होता है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर उसको खुली हवा में रख दें अगर हम फास्फोरस को, तो वो आग लग जाएगी। फास्फोरस में आग लग जाती है, इसलिए फास्फोरस को हमेशा स्टोर करने के लिए पानी के अंदर डाल के रखा जाता है। फास्फोरस को स्टोर करने के लिए वाटर के अंदर रखा जाता है। फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। हमने एक तो समझा था कि हमारे सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, पर ये जो रिएक्टिव होते थे ये पानी के साथ रिएक्टिव होते थे, ये पानी में आग लगा रहे थे। हमारा सोडियम और पोटेशियम पानी में आग लगा रहे थे, पर जो फॉस्फोरस है एक नॉन मेटल है, वो पानी के साथ तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, पर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसलिए अगर उसको हवा में रख दें, खुले में रख दें फास्फोरस को, तो वो हवा में ही आग लगा देता है। तो फास्फोरस को बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सप्लोसिव एलिमेंट माना गया है। तो नॉन मेटल्स से एसिड के साथ रिएक्शन की बात करें तो बहुत ही रेयर से रेयर केस में जो है आपके जो है नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। हम आपको बताना नहीं चाह रहे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप अगर एग्जाम में लिखा है कि नॉन मेटल्स का एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो नो रिएक्शन लिख के आ जाना, ठीक है ना? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है हमारे नॉन मेटल का एसिड के साथ। ठीक है? नॉन मेटल का बेस के साथ बहुत रिएक्शन होते हैं, काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं, पर वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, वो जो है किसी भी कंडीशन में हमारे बेसिस बनाते हैं, पर वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है ना? वो जो है उनका जब वो ऑक्सीजन या पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो बेस बनाते हैं, वो बेसिक नेचर कुछ बनाते, कोई एल्कली बनाते हैं। ठीक है ना? जो भी उनका प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है। पर जब हम हमारे नॉन मेटल्स की बात करें, तो उनका बाय प्रोडक्ट हमेशा एसिडिक होता है, इसलिए वो कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे बहुत ही अच्छे से। ज़्यादातर सभी जो नॉन मेटल जो हमारे बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में रिएक्ट करेंगे, पर एसिड के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे हमारे नॉन मेटल्स। ठीक है? अगर मैं इधर लिख दूं तो नॉन नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद एसिड, और यहाँ पे मेटल डोंट रिएक्ट विद
बेसिस, जो मेटल्स होते हैं बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब मैं आपको कोरोजन भी समझा देता हूँ इस वीडियो में। कोरोजन के बिना ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा हमारा। क्योंकि कोरोजन जो है एक प्रैक्टिकल फॉर्म है इन सब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिएक्शंस की, और ये एग्जाम में अक्सर इससे जुड़े क्वेश्चन आते हैं। छोटा सा टॉपिक है पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे जुड़े हुए। कोरोजन होता क्या है? कोरोजन का मतलब होता है जब किसी मेटल की ऊपरी परत जो है खराब हो जाए, कोई रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना दे जो अनफिट टू यूज हो, ठीक है ना, जिसको जो है इरिवर्सिबल हो और अनफिट टू यूज हो। जैसे कि आपका जो है आयरन होता है, आयरन के ऊपर जो है लाल लाल रंग की एक परत बन जाती है। अगर आयरन को पानी में रख दो, कोई जो सिप होते हैं उसको पानी में रख दो, आयरन की चेन होती है उसको पानी में रख दो, तो लाल लाल रंग की जो है रस्ट बना देती है। आयरन जो होता है, आयरन में जो रस्ट को क्या, आयरन में जो कोरोजन होता है उसको रस्ट बोलते हैं। ये ना रस्ट सिर्फ आयरन पर लगता है, बाकी सब में कोरोजन होता है। जो रस्ट लगता है वो सिर्फ आयरन के कोरोजन को बोलते हैं, क्योंकि आयरन का जो कोरोजन होता है बहुत ही स्पेशल होता है। क्योंकि आयरन का जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है, भले वो स्टील की फॉर्म में हो या प्योर आयरन की फॉर्म में हो। और इसका एक इसके फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है आपसे कि क्या फॉर्मूला होता है इस रस्ट का। ठीक है ना, तो ये इसका फॉर्मूला होता है Fe+O2, यानी कि जब वो हमारा आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब हमारा जो आयरन है हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा पानी की मौजूदगी में, भले ही वो पानी वाटर वेपर की फॉर्म में हो, तो हमारा फेरिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है ना, तो और रस्ट का जो और जो फेरिक ऑक्साइड बनेगा वो जो है वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होगा, उस पे फेरिक ऑक्साइड पे वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे। इसके जो रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो Fe2O3 इंटू H2O होता है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को याद कीजिए, ऐसे ही लिखा जाता है Fe2O3 इंटू में H2O, क्योंकि जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ चिपके हुए हैं, इसके साथ कमजोर सी वीक बॉन्डिंग बना रखी है इन्होंने। और ये रेडिश कलर का होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का ये आयरन का रस देखने को हमें मिलता है। और इसको अगर प्रिवेंशन की बात करें, अगर आयरन रस को प्रिवेंट करना हो तो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है अगर आयरन को जो है आयरन की किसी भी बनी हुई चीज को, जैसे कि आपके आयरन की कोई स्टैचू हो गया या फिर आयरन के शिप्स हो गए, आयरन के आपके टूल्स हो गए, ठीक है, उनको अगर रस्ट से बचाना है, उनको कोरोजन से बचाना है, तो हम गैल्वेनाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इस गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में आयरन के ऊपर जिंक की एक कोटिंग लगा दी जाती है। आयरन के ऊपर जिंक की एक कोटिंग लगा दी जाती है। जैसे हमने आपको पिछले रिएक्शन में भी आपको समझाया था डिटेल में कि कैसे जो है आयरन के ऊपर जो है हम कॉपर की कोटिंग लग रही थी। हमने बताया था ना कि जो कॉपर सल्फाइड का सॉल्यूशन था COSO4 का, उसमें जब आयरन को हमने डाला था तो हमारा जो आयरन की नेल्स थे उनके ऊपर एक कॉपर की कोटिंग लग गई थी। और जो है यहाँ पे प्रोडक्ट निकल के आया था हमारा FeSO4+Cu, ठीक है ना, वो तो अलग बात हो गई। पर हमने बताया था कि कैसे जो है आयरन की नेल है उसके ऊपर चारों तरफ ये कॉपर की जो कोटिंग है ये लग गई थी, है ना। ऐसे ही ये होता है गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस, ऐसे ही किया जाता है। जिंक के किसी सॉल्यूशन में आयरन के यूटेंसिल्स को रखा जाता है, आयरन के जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको रखा जाता है, ताकि जो है उनके ऊपर जो है जो उनकी आयरन है वो डिस्प्लेस कर दे जिंक को, और जिंक की जो एक कोटिंग जो है लग जाए हमारे आयरन के ऊपर। इस प्रोसेस में जो है कैटायंस एनायंस का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, वो सब हम आपको और अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। बस आपको ये जानना जरूरी है कैल्विनाइजेशन के प्रोसेस में आयरन के ऊपर जो है जिंक की कोटिंग लगाई जाती है। जो और गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ आयरन पे नहीं होता है, बाकी के अलग अलग तरीके के अलग अलग कई सारे मेटल्स पे हमारा गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, उनके अलग अलग यूजेस के हिसाब से। पर जो आयरन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट करके जो है अपना
रस्ट बना लेता है, इसलिए उसके ऊपर जल्दी से हमारी जिंक की कोटिंग लगा दी जाती है। जो जिंक होता है ये ऑक्सीजन के साथ इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। वैसे तो रिएक्टिविटी टेबल में ये जिंक जो है हमारा आयरन से भी ऊपर आ रहा है, पर ये ऑक्सीजन के साथ इतना रिएक्टिव नहीं होता है। इसीलिए हमारा प्रोसेस किया जाता है ताकि ये जो है जिंक से इससे बचा जा सके। और अगर हम बाकी और दूसरे दूसरे तरीके के कोरोजन की बात करें, कोरोजन सिर्फ हमारा आयरन में नहीं होता, अलग अलग मेटल्स में भी होता है। जैसे कि हमारा कोरोजन जो है कॉपर में भी होता है, ठीक है ना। कॉपर में कोरोजन होता है तो वो कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। ये वो कॉपर हमारा कॉपर कार्बोनेट बनाता है। जो कॉपर का कोरोजन होता है, कॉपर का जो रस्ट होता है, वैसे रस्ट सिर्फ आयरन के रस्ट को के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो कॉपर का जो हमारे ऊपर कोरोजन लगता है उसको कॉपर कार्बोनेट बोला जाता है, और इसका जो रंग होता है वो ग्रीनिश होता है। कॉपर के ऊपर लगा हुए जंग का रंग जो है हमारा ग्रीनिश होता है, ग्रीन कलर का। जैसे कि आपकी कॉपर की बोतल है जो आजकल चल रही है, उसमें पानी भरते हो आप, है ना। तो आप देखते हो कुछ एक दो महीनों बाद थोड़ा थोड़ा कॉर्नर्स पे ग्रीन रंग आने लग जाता है। कॉपर की बोतल के कॉर्नर्स पे ग्रीन रंग आने लग जाता है। वो ग्रीन रंग कॉपर कार्बोनेट के कारण ही हो रहा है। अच्छा, तो जो कॉपर कार्बोनेट है हमारा ग्रीन रंग का, ये हमारे जो है कॉपर पे भी लगता है और ब्रास पे भी लगता है। ब्रास के ऊपर भी हमारा कॉपर कार्बोनेट लग सकता है, क्योंकि जो ब्रास होता है वो हमारा कॉपर प्लस जो है कि बाकी जो है मेटल्स वो कॉपर का ही एक अलॉय है। हम जब अगली वीडियो बनाएंगे अलॉय पे, उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे कि कौन सा अलॉय किस मेटल्स का बना होता है। बस अभी आप ये जान लीजिए कॉपर और ब्रास दोनों पे ही हमारा कॉपर कार्बोनेट नाम का ये रस्ट लग जाता है, कॉपर कार्बोनेट नाम की कोरोजन लग जाती है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो है ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। ये कॉपर कार्बोनेट जो है हमारा ऑक्सीजन के का ही बना हुआ है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन का ही बना हुआ है। पर जो चांदी होती है हमारी, वो कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। इसलिए चांदी पर जो रस्ट लगने की प्रोसेस है बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत ही मुश्किल से बहुत टाइम के बाद लगता है। पर चांदी भी आप देखोगे कि काली काली सी पड़ जाती है। चांदी को बार बार जो है किसी एसिड के साथ या फिर किसी नींबू से आप साफ करना पड़ता है। आपने सुना ही होगा, जैसे कि टेम्पल्स में मूर्तियाँ होती हैं या फिर आपके घर में भी कोई भगवान की या फिर किसी गॉड गॉडेस की मूर्ति होगी चांदी की, तो उसको नींबू से साफ करना पड़ जाता है, उस पर कालिक लग जाती है। तो जो कालिक लगती है वो कोरोजन के कारण होता है, और इसका जो कोरोजन होता है वो Ag2S होता है। इसके कोरोजन का फॉर्मूला Ag2S होता है, और ये ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। तो चांदी पे हमारा कोरोजन लगता है वो ब्लैक इन कलर होता है। अच्छा, ये इससे जो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम इस फॉर्मूले से जुड़ जाते हैं। इस फॉर्मूले को एकदम ध्यान से याद रखना। इसमें ये जो है हमारा जो रस्ट होता है वो हमेशा पानी के प्रेजेंस में होता है, भले ही वो लिक्विड फॉर्म में हो या वाटर वेपर्स की फॉर्म में हो। अगर कोई सूखा एरिया है, कोई ड्राई एरिया है, जैसे कि राजस्थान का हमारा एरिया हो गया, सहारा डेजर्ट का एरिया हो गया, गोबी डेजर्ट का एरिया हो गया, ये जितने भी डेजर्टेड एरिया होते हैं, इधर जो है पानी की जो हवाओं में वाटर वेपर्स नहीं होते हैं, सूख जाते हैं, हवा में वाटर वेपर्स नहीं होते हैं। इसलिए इन एरियाज में जो ऑक्सीजन जो हमारा आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारा रस्ट नहीं फॉर्म करता है। इसलिए हवा में वाटर वेपर्स का होना जरूरी होता है, ठीक है ना। और अगर आपकी हवा में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट एयर है तो जल्दी जंग लग जाएगा, जल्दी जो है आपका कोरोजन हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें शिप्स की, जितने भी हमारे शिप्स होते हैं, बोट्स होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है आयरन पे रस्ट लगने का। क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है, सी वाटर होता है, या फिर जो आपका पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स वाटर होता है ना, तो वो इस कोरोजन प्रोसेस को एक्सीलरेट कर देता है। जो हमारा प्रोसेस होता है जंग लगने का, उस प्रोसेस को एक्सीलरेट कर देता है, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि जो है शिप्स होती हैं उनके बार बार उनकी जो आयरन की बॉडी है उसको चेंज करना पड़ जाता है। जो शिप्स होती है उनकी आयरन की बॉडी को हर साल चेंज करना पड़ जाता है। पूरा का पूरा जो शिप होता है वो आयरन का नहीं बना होता है, उसमें कुछ एल्यूमिनियम का होता है, कुछ स्पेशल टाइप के स्टील का बना होता है, अलग अलग चीज़ों का बना होता है। पर जो एरिया प्योर आयरन का बना होता है उसको
हर साल रिप्लेस करना पड़ जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी कोरोजन हो जाता है उसके अंदर सॉल्टी वाटर के कारण, हार्ड वाटर के कारण या फिर सी वाटर के कारण। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टॉपिक यहीं कंप्लीट हो जाता है। हमने आपको एक एक चीज बड़ी डिटेल में समझा दी है, सभी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में समझा दी है। अगली वीडियो में हम आपको एलॉयज और ओर्स के बारे में भी समझाने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।